चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ इसमें टर्म्स है जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो पहला तो हमारा है सिस्टम, कि जिस सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये कोई सिस्टम लिया जाएगा जिस सिस्टम में काम किया जाएगा। ठीक है, एक होता है सिस्टम, दूसरा होता है सराउंडिंग। तो जिस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं वो सिस्टम, उसके अलावा जो कुछ भी चीज होगी सब सराउंडिंग होगी। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपका बुक, कॉपी, पेन, ये सब आपका सिस्टम है। इसके अलावा जो कुछ भी रूम में है वो सब आपका क्या है, सराउंडिंग है। अब सिस्टम के बारे में पूछता है कि सिस्टम हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग सिस्टम हमारे तीन टाइप के लिए जाते हैं। एक लिया जाता है ओपन सिस्टम, एक लिया जाता है क्लोज्ड सिस्टम, और एक लिया जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक का टर्म में तो दो चीजें ली जाएंगी। एक लिया जा रहा है अमाउंट, अमाउंट का मतलब मान लो वेट मान लो, और दूसरा लिया जा रहा है टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर या हीट हम लोग मान लें। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हीट, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट और अमाउंट दोनों ही हम लोग अगर चेंज कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। जैसे मान चलो कप में कॉफी रखी है, कॉफी आप कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, उसका टेम्परेचर हमारा डिक्रीज भी कर रहा है टाइम टू टाइम। तो यानी कि हीट या टेम्परेचर और अमाउंट दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। यहाँ हीट की जगह टेम्परेचर भी कर सकते हैं। तो जिसमें जिस सिस्टम में दोनों चीजें चेंज होंगी, अमाउंट एंड टेम्परेचर या हीट, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि ओनली चेंज हीट, केवल हीट चेंज होगी लेकिन अमाउंट चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कि फ्रिज की बोतल में पानी रखा, अगर उसको बाहर रख दे निकाल के तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा लेकिन अमाउंट कभी भी उतना ही रहेगा। तो वो क्लोज सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, ना ही हीट चेंज होगी और ना ही उसमें अमाउंट चेंज होगा। ये तीनों चीजें क्लियर हुई। जिस सिस्टम में दोनों चीजें चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर और अमाउंट, वो हमारा क्लोज ओपन सिस्टम है। जिसमें केवल टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं बट नॉट चेंज अमाउंट, वो हमारा क्लोज सिस्टम है। और जिसमें दोनों ही नहीं चेंज कर सकते वो हमारा क्या आ जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों एग्जांपल क्लियर है। यस जैसे सर। मान चलो कप में कॉफी रखी है तो वो क्या ओपन सिस्टम है। जैसे बोतल में वाटर रखा है, जैसे मान लो हम सब की बोतल है, उसको फ्रिज से बाहर रख दो तो क्या होगा, भरी ही तो रहेगी पर उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा टाइम पीरियड के साथ में हमारा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, जैसे थर्मस में पानी रखा हुआ है तो वो ठंडा भी रहेगा या गर्म भी रहेगा, उसका अमाउंट भी हमारा फिक्स रहेगा, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसके बाद में हमारा आता है, क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कौन सा क्लोज सिस्टम है कौन सा ओपन सिस्टम है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज यहाँ पर ली जा रही है। एक ली जा रही इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा लिया जा रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इनका मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर। तो इनका मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड ना करें, जो प्रॉपर्टी हमारी क्या होंगी, अमाउंट या क्वांटिटी पर डिपेंड ना करें मैटर की, वो हमारी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, अमाउंट इंडिपेंडेंट होगी, अमाउंट इंडिपेंडेंट। ठीक, और ये क्या होगी, ये अमाउंट डिपेंडेंट होगा। ठीक, जैसे मान लो किसी भी मैटर का टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में। क्योंकि कितना भी वाटर कम लो या ज्यादा लो, बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 ही रहेगा या फ्रीजिंग पॉइंट उसका 0 ही रहेगा। तो ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। जैसे किसी भी मैटर की वेस्कोसिटी है तो वेस्कोसिटी हमारी फिक्स रहेगी, अमाउंट कम ले या ज्यादा ले, तो हमारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे उसकी मोलैरिटी हो गई, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन हो गए, सब उसके हमारी किसमें आ जाएगा, या वॉल्यूम ले लें या मास ले लें, ये सब हमारा आ जाएगा एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में। तो क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंसिव प्रॉपर्टी या विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो सिंपली याद रखो, जो प्रॉपर्टी हमेशा कांस्टेंट रहती है प्रॉपर्टीज हैं, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। और जो प्रॉपर्टीज अमाउंट वेरी करने के साथ साथ वेरी करेगी, वो हमारी आ जाएगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। पहला यस। पॉइंट था सिस्टम, सेकंड पॉइंट था हमारा प्रॉपर्टीज। अब थर्ड पॉइंट आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस में क्या है कि हम लोग कुछ भी प्रोसेस करेंगे, पहले सिस्टम डिफाइन कर लिया क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर लिया क्या, प्रोसेस में आते हैं। तो पहला हमारा है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन सेम कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब कुछ भी कराओ टेम्परेचर वेरी ना करे, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 0। दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस।
So the process in which pressure remains same, this is called isobaric process. Next है isochoric process. So the process in which volume remains same called isochoric process. Next है adiabatic process. ये फिजिक्स में भी आपने पढ़े होंगे चीजें. So the process in which heat remains same, this is called this is called adiabatic process. ये क्लियर हुआ? Yes, sir. फिर नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक का प्रोसेस का मतलब क्या है कि सिस्टम अंडरगोज डिफरेंट प्रोसेसेस, कई सारे प्रोसेस हो, बट फाइनल रिजल्ट और इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या है, सेम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस. जैसे आइस है, आइस को मेल्ट किया, वाटर बना, वाटर को कंडेंस कर लिया, वाटर को हमने फ्रीज करा दिया, वापस से आइस बन गई, तो ये क्या साइक्लिक प्रोसेस है. तो द प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट रिमेन सेम कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस. तो पूछेगा, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन में पूछा गया एडियाबेटिक वाला, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में. अच्छा, अब ये कह रहे हैं स्टार्टिंग में आप जो भी सब्सटेंस लेते हो, स्टार्टिंग में कोई भी सब्सटेंस ले रहे हो, उस सब्सटेंस के अंदर एक उसका कांस्टेंट टेम्परेचर होता है. जैसे मान लो आप वाटर बॉयल करने जा रहे हो, वाटर बॉयल कर रहे हो, लेकिन इनिशियली वाटर का कुछ टेम्परेचर ऑलरेडी होगा उसमें. नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. जैसे आप कोई मान लो वाटर फ्रीज कर रहे हो या वाटर को बॉयल, कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं, तो इनिशियली उसमें कुछ टेम्परेचर होगा, वहां से आप कंटिन्यू करोगे. मान लो वाटर बॉयल करो तो इनिशियली आपने लिया, उसका 10 डिग्री या 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, फिर वहां से आप जब कंटिन्यू करोगे तो वहां से आप 100 तक ले जाओगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी. उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी. तो द एनर्जी इनिशियली प्रेजेंट इन अ सिस्टम कॉल्ड इंटरनल. तो इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी, इसको यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इससे भी करेगा बता देगा कि द इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम इज दिस किलोजूल मोल इनवर्स, या ई से रिप्रेजेंट करेगा. अच्छा, तो इनिशियली आपके पास क्या है, यू है. अब आपने क्या किया, यू में कुछ हीट दिया, तो जब आप हीट दोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स हमारे वर्क करेंगे, यानी कि वर्क डन होगा. सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आपने 9-10 में पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कॉल्ड एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन. तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो ये जो इक्वेशन लिखी, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. Yes, sir. फिर से देखो, मान लो इनिशियली आपने वाटर लिया है, इनिशियली आपके पास वाटर का जो टेम्परेचर है, वो मान लो वाटर का टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस है. ठीक. अब आपने इसको हीट करना शुरू किया, मतलब आप इसको क्यों दे रहे हो ना, तो जब आप इसको क्यों दोगे तो इसके मॉलिक्यूल करेंगे, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल वर्क करेंगे. तो ओवरऑल सब जोड़ करके क्या आ जाएगी, एक नई इंटरनल एनर्जी आ जाएगी हमारी, किसके लिए, सिस्टम के लिए. सिस्टम की एक नई इंटरनल एनर्जी जो हमारी डिसाइड होगी, वो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू. डेल्टा यू का मतलब क्या है, इनिशियली हमारे पास था U1, बाद में हो गया U2, तो U2 माइनस U1 का मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल इंटरनल एनर्जी माइनस फाइनल इंटरनल एनर्जी. किसके बराबर होगी, जितनी आपने हीट दी है और जितना मॉलिक्यूल्स ने वर्क डन किया है. तो जितना आपने एक्स्ट्रा दिया है वो किसके बराबर है, डिफरेंस के बराबर आ रहा है, यानी कि एनर्जी कंजर्व है, ना कम हुई है ना ज्यादा हुई है. नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. मतलब इनिशियली मान लो, इनिशियली आपके पास मान लो था 40 डिग्री थी, और आपने इसमें क्या किया, 20 की हीट दिया आपने, और मॉलिक्यूल ने हमारा मान लो वर्क किया, 20 का वर्क किया है. ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास कितना आ जाए, ओवरऑल हमारे पास इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो हमारा बराबर आना है. सिंपली ये समझ लो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ हीट एंड वर्क डन. ठीक है. अब क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ ही, आप डिक्रीज भी तो कर सकते हो. मीन्स ऐसा जरूरी नहीं वाटर को बॉयल करो, वाटर को फ्रीज भी कर सकते हैं. या ऐसा जरूरी नहीं कि वाटर के मॉलिक्यूल वाइब्रेट ही करें, हो सकता है इनिशियली वाइब्रेट करें, वाइब्रेशन कम भी हो सकता है. यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब भी की जा सकती है, रिलीज भी की जा सकती है. एनर्जी मीन्स हीट. और वर्क डन सिस्टम पर बाय द सिस्टम भी हो सकता है या ऑन द सिस्टम हो सकता है. इसका साइन इंपॉर्टेंट है. तो आप मान लो आपके पास दिया है सिस्टम. ठीक है, सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा देन प्लस क्यू, सिस्टम अगर हीट रिलीज करेगा देन माइनस क्यू. वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम में काम किया जा रहा है देन प्लस डब्ल्यू, और वर्क डन बाय द सिस्टम देन माइनस डब्ल्यू.
ये है वर्क डन बाय द सिस्टम और ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो न्यूमेरिकल में लैंग्वेज यूज करेगा कि दिस किलोजूल वर्क डन बाय द सिस्टम या दिस किलोजूल मोल इनवर्स वर्क ऑन द सिस्टम। तो इस चीज से आपको साइन निकालना होगा कि प्लस डब्ल्यू लेना है या माइनस डब्ल्यू लेना है। क्लियर हुआ? यस सर। फिर नेक्स्ट आता है कि हो सकता है आप गैसीय सिस्टम ले लो, हो सकता है कि आप गैसीय सिस्टम ले लो। और जब गैसीय सिस्टम लिया जाएगा तो गैसीय सिस्टम में जब आप वर्क डन करोगे तो उससे प्रेशर और वॉल्यूम भी वेरी करेगा। भाई अगर मॉलिक्यूल को हीट देंगे या कोई सब्सटेंस है गैसीय सब्सटेंस को हीट देंगे तो हीट देने पर उसका प्रेशर या वॉल्यूम चेंज होगा अकॉर्डिंग टू गैस लॉ। तो यानी कि वहां पर हमारा जो वर्क डन होगा वो इज इक्वल टू होगा पी एंड वी के। अब क्या बोलते हैं कि internal energy sum of internal change in internal energy and P into V, this is called enthalpy। इसको क्या बोला जाता है? enthalpy। डिफरेंस समझो। सिस्टम में इनिशियल जो एनर्जी है, शुरुआत में जो एनर्जी है वो क्या है? इंटरनल एनर्जी है। आपने उसको हीट दिया, हीट देने के बाद में उसके मॉलिक्यूल्स ने वर्क किया, वर्क करने के बाद उसके प्रेशर वॉल्यूम में जो चेंजेस आया, तो इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। यानी कि इंथैल्पी किस पर डिपेंड करती है? प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? इंटरनल एनर्जी हमारी डिपेंड करती है एब्जॉर्ब और रिलीज अमाउंट ऑफ हीट एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम पर डिपेंड करती है। डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। इसको थोड़ा और चेंज किया जा सकता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो इसको ऐसा भी किया जा सकता है एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन आर टी, ऐसे भी किया जा सकता है। तो वो जो भी चीजें दे देगा एनआरटी के सिस्टम में, अगर गैस कांस्टेंट टेम्परेचर दे रहा है तो एनआरटी वाला लगाएंगे, प्रेशर और वॉल्यूम दे रहा है तो हम लोग इसको लगा लेंगे। इसके अकॉर्डिंग किया जाए तो एंथैल्पी और एंट्रोपी में डिफरेंस याद रखेंगे। कितना क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो अभी मेन टर्म्स हम वो बता रहे हैं। सबसे पहले बता दिया इंटरनल एनर्जी, फिर एंथैल्पी, अब आ रहे हैं एंट्रोपी में। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास इनिशियली आइस है, आइस में आपने हीट दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आइस हमारी वाटर बन जाएगी। वाटर को आपने टेम्परेचर दिया, हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस हमारी गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मूवमेंट है, यानी कि जो ब्राउनियन मोशन अगर के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है? सॉलिड आइस, देन लिक्विड वाटर, देन गैस। इंक्रीज ही हो। इंक्रीज होगा, वाइब्रेशन इंक्रीज होगा। अगर कहीं पर भी मॉलिक्यूल, अच्छा मॉलिक्यूल ऐसा है क्या एक सीधे सीधे लीनियर वे में इंक्रीज करेंगे? नहीं। मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो तो रैंडम मोशन होगा, क्योंकि ब्राउनियन मोशन की डेफिनेशन ही होती है रैपिड रैंडम मोशन। ब्राउनियन मोशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? रैपिड रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस सर। यानी कि मॉलिक्यूल्स हमारे रैपिड रैंडम मोशन करते रहे, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन है वो इंक्रीज करता जाएगा जब हम लोग टेम्परेचर देंगे। ये चीज क्लियर हुई? अब यस। कितना रैंडम होगा वो मेजर किया जाता है एंट्रोपी से। तो एंट्रोपी का सिंपल अगर बोला जाए तो क्या बोलते हैं? एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस कितनी बढ़ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। जैसे इनिशियली मान ले हमारे पास आइस है, आइस हमारा कन्वर्ट हुआ वाटर में एंड देन वाटर कन्वर्ट इनटू गैस, तो यानी कि रैंडमनेस इंक्रीज कर रही थी, यानी कि एंट्रोपी हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब जब एंट्रोपी बढ़ेगी तो उसका साइन हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये चीज क्लियर हुई? तो एंट्रोपी क्या है? मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। ठीक है। यस सर। एंट्रोपी इज द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जिसका काम क्या है? टू मेजर ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस बोल दें या डिसऑर्डरनेस बोल दें, रैंडमनेस उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, अगर फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में बात की जाए, अगर एंट्रोपी के फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो क्या आता है? डेल्टा एस, मतलब चेंज इन एंट्रोपी। पहले आइस था, फिर वाटर बना, फिर गैस बना, यानी कि एंट्रोपी चेंज हो रही है।
तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी। कब एंट्रोपी चेंज हो रही है, जब आप हीट दे रहे हो। हीट दे रहे हो तो उससे क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी के लिए हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। यूनिट की अगर बात की जाए तो आप हीट दोगे तो हीट की यूनिट हो जाएगी कैलोरी, टेम्परेचर की यूनिट हो जाएगी केल्विन, या फिर इसको जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स भी बोल सकते हैं अगर एक मोल के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी। ठीक है, ये यूनिट पूछी जाती है एंट्रोपी की, बुक से जीआरबी से पढ़ लेना। तो हमने निकालना बता दी, इसकी यूनिट हो जाएगी कैलोरी, टेम्परेचर की यूनिट हो जाएगी केल्विन। तो कैलोरी पर केल्विन, या फिर कैलोरी की जगह जूल केल्विन इनवर्स लिख सकते हैं। तो कैलोरी को क्या लिख सकते हैं, जूल में लिख सकते हैं, तो जूल केल्विन इनवर्स। अब एक मोल की बात की जाए तो जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स आ जाएगा हमारा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। जब रेंडमनेस इंक्रीज होगी, जब रेंडमनेस इंक्रीज होगी तब हमारा क्या होगा, एंट्रोपी हमारी इंक्रीज होगी, यानी कि साइन हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा। जब रेंडमनेस हमारी डिक्रीज होगी तो एंट्रोपी का साइन हमारा निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बताया था कि energy can neither be created nor be destroyed but converted into one form to another form, and this is the mathematical representation of first law of thermodynamics. फिर एंथैल्पी क्या बताया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, पी की जगह एनआरटी कर सकते हैं। अब कह रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज, हमेशा वर्ल्ड की या यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करती रहेगी। तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर। ठीक है, तो पहला वाला लॉ इंटरनल एनर्जी के बेस पे है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या है, एंट्रोपी के बेस पे दिया गया है। तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज, हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अच्छा, अब एक पॉइंट ये आया कि स्टार्टिंग में इंटरनल एनर्जी है, फिर स्टार्टिंग में इंटरनल एनर्जी है, फिर हमने हीट दिया तो हीट देने से हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ, हीट देने से हमारा वर्क डन हुआ, और इससे सबसे हमारा एंथैल्पी में चेंज आया, एंथैल्पी में चेंज आने से एंट्रोपी में चेंज आया। तो ओवरऑल अगर ये पूछा जाए कि किसी वर्क को प्रोसीड कराने में टोटल कितनी एनर्जी यूज हो रही है, जैसे मान लो आप मॉल जाओ शॉपिंग करने, तो बोलो कि 2,000 की शर्ट आएगी, 3,000 की जीन्स आएगी, 5,000 की जैकेट आएगी, 3,000 के शूज आएंगे, तो पापा ये बोले एक एक ना बताओ, इकट्ठे बताओ कितने पैसे चाहिए। वैसे ही यहाँ पर सबकी अलग अलग मेजर करने से अच्छा हम ओवरऑल एक मेजर कर लें, तो उसको बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है कि टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड प्रोसेस, किसी भी काम को करने के लिए टोटल कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर है, दिस इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। नहीं क्लियर हुआ? यस सर क्लियर। कोई भी वर्क अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसको करने के लिए टोटल कितनी एनर्जी रिक्वायर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसके लिए अब फॉर्मूला क्या दिया गया है, तो फॉर्मूला दिया गया हमारा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ देखो सब कुछ आ गया इस गिब्स के ही फॉर्मूले में, ये आ गया एंथैल्पी, ये आ गया एंट्रोपी, और टेम्परेचर भी आ गया जब चेंजेस आएंगे, और एंथैल्पी के अंदर क्या आ गया, एंथैल्पी के अंदर आ गया हमारा इंटरनल। इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, सब कुछ आ गया कि फॉर्मूले में। इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, पूछी गई एग्जाम में, अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब देखेंगे। इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और अगर मान लो सिस्टम के लिए दी गई था हमें निकालनी है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके निकाल लिया जाता है। मान लो रिएक्टेंट की दे दे, प्रोडक्ट की दे दे, बोले चेंज इन एंथैल्पी कितना आ रहा है, तो माइनस करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो गिब्स एनर्जी क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी। कर लेंगे। अब दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड, कोई भी वर्क अगर हमें कराना है तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव साइन हमारा शो करता है टू रेंडमनेस और स्पॉन्टेनिटी। तो अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी वर्क हमारा प्रोसीड होगा। तो ये हमारा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस के लिए, और जी हमारा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। ठीक है, और अगर जी इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। क्लियर? यस।
अगर हमें कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सक्सेसफुली प्रोसीड कराना है तो उसके लिए जी का साइन क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो डेल जी ऑलवेज नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड डेल जी बिकम पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. इतनी चीजें आप क्या करना, जीआरबी से रिवाइज कर लेना। क्या क्या रिवाइज करना है, सिस्टम रिवाइज करना है, सिस्टम के बाद में एक्सटेंसिव इंटेंसिव रिवाइज करना है, फिर इसके बाद में प्रोसेस यहाँ बताया गया, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, साइक्लिक प्रोसेस, ये प्रोसेस रिवाइज करने हैं। फिर इंटरनल एनर्जी हमने बताया आपको, इंटरनल एनर्जी रिवाइज करना है। इस पेज का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। Radius. फिर यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और एंथैल्पी, अभी हमने ये वाला टॉपिक नहीं बताया है। एंथैल्पी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यहाँ से करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। Radius. फिर यहाँ पर आपको स्पॉन्टेनिटी बताया गया है। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, सिंपल याद रखो, जो काम खुद से हो सकता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, जो खुद से नहीं होता वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। द प्रोसेस विच प्रोसीड इटसेल्फ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आइस को बाहर रख दो, अपने आप वाटर में कन्वर्ट हो ही जाएगी, तो ये क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन वाटर को बाहर रख दो तो आइस में नहीं कन्वर्ट होगा, तो ये क्या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो रेंडमनेस से ही रिलेट करती है हमारी क्या एंट्रोपी, तो देखो लिखा भी हुआ है, इट इज अ मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। बताया था ना अभी, एंट्रोपी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, रेंडमनेस को मेजर किया है। फिर ये फॉर्मूला बताया गया है, यहाँ गेस फ्री एनर्जी बताई गई है। हाँ ये देखो सेकंड लॉ बताया गया, तो क्या बताया है, इट स्टेट्स दैट द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट वेयर एज द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। हमने क्या बताया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा इंक्रीज करेगी। फिर गेस फ्री एनर्जी के लिए फॉर्मूला बताया गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब अगर ये टेबल देखी जाए तो यहाँ से ये टेबल देख लो, जी निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस है, जी पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला लिखा है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इसलिए अभी हम नहीं बताया, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, कर लेंगे। Yes, sir. इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। Radius. तो सिस्टम प्रॉपर्टीज, प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एंथैल्पी, रैंडमनेस, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, कितनी चीजें आप रिवाइज करना है जीआरबी से, ठीक Yes. है। टॉपिक में भी कई सारी चीजें हैं, बट अब मेजर चीजें हमने बता दी हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो हमने अभी आपको करा दिया है। कल हम इसी में थोड़ी सी और चीजें बताएंगे, चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। चीजें करने के बाद में फिर न्यूमेरिकल्स में आ जाएंगे। तो ये मान चलो आपका ये 60% चैप्टर खत्म हो गया है आपका, रीड कर लेना है इसको अच्छे से। तो Yes. कल अगर इसको हम फिनिश कर देंगे तो फिर ट्यूसडे से इसके न्यूमेरिकल्स में आ जाएंगे। तब तक इतना काम आप इसको रिवाइज कर, और सरफेस रिवाइज करते रहना। सरफेस रिवाइज कर लो एक बार, कल हम सरफेस के क्वेश्चन और सेंड करेंगे तो उनको अटेम्प्ट करना। Yes, sir. नीट वाले सब करा दें, उससे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भेज देंगे, उनको भी आप रिवाइज करें। इतना काम करना कल शाम तक।